वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किए गए हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपके आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने के। तो आइए इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। नहीं, यहां पर आपको 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गिवन है और इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो वेपर प्रेशर से रिलेट होती है। तो यहां पर अपन इस वाले चैप्टर में हेनरी रूल को अपन ने डिस्कस किया था। हेनरी रूल का क्या स्टेटमेंट था? अकॉर्डिंग टू हेनरी रूल, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन दैट इज P, the partial vapor pressure of gas in the solution is directly proportional to mole fraction of gas present in the solution। तो ये स्टेटमेंट है हेनरी रूल का। अकॉर्डिंग टू हेनरी रूल, the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। जब आप इस वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करोगे तो क्या फाइनल आपके पास इक्वेशन ऑब्टेन होगी? P is equal to KH multiply with mole fraction of gas, that means X gas। तो यहां पर आप क्लियर, आपको यहां से अब पता चल गया है कि यहां पर जो मोल फ्रैक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो किससे रिलेट रहती है? वेपर प्रेशर से रिलेट रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां से डियर फ्रेंड्स आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता हूं मैं। अगर आप बात करते हो यहां पर पाई का मीनिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिलेट रहती है? तो डियर फ्रेंड्स इससे रिलेट रहती है आपके मोलरिटी। ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिलेट होती है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीबी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीएफ। ये भी आपकी किसका एग्जांपल है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो रिलेट रहती है? इनसे रिलेट रहती है मोलिलिटी। तो ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट रहती है मोलिलिटी एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीबी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीएफ। इन दोनों से रिलेट कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है? मोलिलिटी दैट मीन्स स्मॉल एम। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर देखिए, ए बीकर कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. The solution is, यहां से आपको डियर फ्रेंड सॉल्यूशन के टाइप से रिलेट करवा रहा है। तो यहां पर अपन जनरली सॉल्यूशन के बारे में 3 टाइप्स मेंशन करते हैं। एक सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड होता है, सेकेंड वाला आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और थर्ड वाला होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इनको कैसे डिफाइन करना है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स? जब भी आपके पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आप स्मॉल अमाउंट के अंदर सोल्यूट को अगर क्या कर रही हो? मिक्स कर रही हो। अगर वो सोल्यूट है उस सॉल्यूशन में इजीली डिजोल्व हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड वाले की बात करते हैं अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स? आप उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते। जब भी आप किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट के अंदर सोल्यूट को और मिक्स करते हो तो ये जो सोल्यूट है उस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता है तो अपन उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वाले की बात करते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड?
जब भी सॉल्यूशन में आप स्मॉल अमाउंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्सअप करते हैं और यहां पर जैसे ही आप उस सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्सअप करोगे, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। उसको बोलते हैं अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए जो सॉल्यूट था, उस सॉल्यूट को जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, मिक्सअप किया, ऐड किया, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया, मीनिंग उसकी पीपीटी बन गई। तो ये कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको प्रॉपर लैंग्वेज में भी मेंशन कर देता हूं, जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रही हो, ऐड कर रही हो और वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, तब तो डियर फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब भी सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता है तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब भी सॉल्यूट है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को क्या कर देगा, प्रिसिपिटेट कर देगा, तो वो कौन सा होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्लियर है ये यहां तक। प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर मूव करती है। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको जो सॉल्यूट गिवन है वो सॉल्यूट है, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, तो जो आपको सॉल्यूट गिवन है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है। तो यहां पर ये एक्चुअली में क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड से डील करना है। नहीं, यहां पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट होगा आपकी लिक्विड फॉर्म में और जो सॉल्यूट है उसकी फिजिकल स्टेट है आपकी सॉलिड। तो यहां से जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो डियर फ्रेंड्स अगर सॉलिड है, अगर उसका नेचर आयोनिक है, तो वो आयोनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, या पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इजीली डिजोल्व होगा। और अदरवाइज सॉल्यूट का नेचर कैसा है, नॉन आयोनिक है, तो वो कौन से सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। नहीं, यहां से जो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट से भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में उसको टेम्परेचर भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन प्रेशर है वो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कैसे होती है, नॉन कंप्रेसिबल होती है, प्रेशर से ये क्या रहती है, अनअफेक्टेड होते हैं। तो यहां पर जो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी है, जो आपको गिवन लिक्विड है सॉल्वेंट, उसमें किस पर डिपेंड नहीं करेगी, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। और इसका अगर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताऊं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए गिवन सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर बिकॉज solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by the change in the pressure। क्योंकि solid और liquid है वो highly कैसे होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, और प्रैक्टिकली ये क्या होती है, प्रेशर से कैसे होती है, अनअफेक्टेड होती है। प्रेशर को चेंज करने पर सॉलिड और जो लिक्विड है ये क्या रहेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल है, मीनिंग प्रेशर से ये अफेक्ट नहीं होते। प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 4 है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपुल लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। नहीं, यहां पर ये बोल रहा है कि जो आपके हाई एल्टीट्यूड जो प्लेस है वहां पर जो भी पीपल वगैरह रहते हैं उनके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो आपको रीजन से डील करना है। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स रीजन क्या होगा, रीजन है यहां पर जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वो कैसा होता है, लो होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण ही जो हाई एल्टीट्यूड पर जो भी लोग रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होता है, लो होता है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू दिस low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट which of the following mixture will show a positive deviation फ्रॉम राउल्ट लॉ। जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहां से जो भी डियर फ्रेंड्स आपको जितने भी एग्जाम्पल गिवन है उसमें अपन एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें मिथेनॉल एंड एसीटोन, तो मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स CH3OH होता है। और इसमें मिक्स कर रही है अपन एसीटोन, एसीटोन का मीनिंग होता है CH3COCH3। तो यहां पर डियर फ्रेंड्स जो मिथेनॉल है ये एग्जांपल है अल्कोहल का, और अल्कोहल के अंदर तो क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जब आप मिथेनॉल को एसीटोन के अंदर क्या कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो, तो ये जो मिथेनॉल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और मिथेनॉल के जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो ये जो राउल्ट रूल है उससे कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए डियर फ्रेंड्स, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के मिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो वाला ऑलवेज कौन सा डेविएशन शो करेगा, राउल्ट रूल से नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का। थर्ड वाला देखिए नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला NaNO3 प्लस H2। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको पता रखना है कि जब भी आप एसिड के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप एसिड के अंदर वाटर को मिक्सअप करोगे तो ये जो एग्जांपल होगा ऑलवेज किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो एसिड प्लस H2 आ गया, दैट मीन्स ये भी किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। लास्ट देखिए फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल ये होता है डियर फ्रेंड्स एरोमेटिक सिस्टम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, ये तो हो गया फिनॉल। साथ में बोला एनिलीन, एनिलीन का मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। दैट मीन्स ये लीजिए ये किसका एग्जांपल है, आपके अमीन का एग्जांपल है। तो अमीन में भी आप क्या देख रहे हो, यहां पर देखिए 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और इनके मिड में आ गया हाइड्रोजन। तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑलवेज किसका एग्जांपल होता है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, मिथेनॉल एंड एसीटोन। क्योंकि मिथेनॉल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा जब आप उसमें किसको मिक्स करोगे, एसीटोन को मिक्स करोगे। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के मिड के अंदर डियर फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस ये नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एसिड प्लस H2 वाले ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल के सॉल्यूशन के एग्जांपल है। एंड फिनॉल एंड एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, मीनिंग यहां पर डियर फ्रेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, आपको डिपेंडेंसी से डील करना है। तो आइए इससे डील करते हैं। द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स डिसोल्व इन द सॉल्यूशन, नेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है डियर फ्रेंड्स, ये माइंड के अंदर सेट कर लेना। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सोल्यूट की नेचर से तो इंडिपेंडेंट होती है,
ओनली डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ये करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड। तो एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पर करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। Colligative properties never depend on the nature of the solute particles dissolved in the solution। और ना ही डियर फ्रेंड जो सोल्यूट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिपेंड करेगी, और ना ही डियर फ्रेंड्स ये सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। तो आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पार्टिकल। ये भी आपको एक्स्ट्रा हिंट प्रोवाइड कर दिया मैंने कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डियर फ्रेंड्स, इसका अपन यूज किसमें करते हैं, इसका अपन यूज करते हैं डिटरमाइन करने में। किसको डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पार्टिकल्स। तो जब भी आपको पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास क्या करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं अपन, सीपी, दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओनली डिपेंड करेगी किस पर, द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सोलवेंट एंड सोल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, सोल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करेगी, ओनली डिपेंडेंसी है तो किस पर है, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करती है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है डियर फ्रेंड्स, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन है। देखिए किस टाइप से इसको सोल्व करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, किस टाइप से आप फॉर्मेशन करोगे, किस टाइप का कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करोगे। प्रॉब्लम देखिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आपको कुछ केमिकल कंपाउंड है और इनके साथ में कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर रखी है, और इनमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डियर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो ये पता रखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन होता है वो किसका एग्जांपल होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और अभी मैंने जो लास्ट वाला प्रीवियस क्वेश्चन यही था कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन नेचर, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए डियर फ्रेंड, कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.0 मोलरिटी। सोडियम सल्फेट, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 1.0 मोलरिटी। अमोनियम नाइट्रेट, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.0 मोलरिटी। पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 1.0 मोलरिटी। दैट मींस यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा। चेंज किसमें हो रहा है तो अपन देखेंगे, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन की बात किए तो अपन इनको आयोनाइज करा के देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो डियर फ्रेंड जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस के अंदर डिसोल्व करोगे, वाटर के अंदर आपने इसको डिसोल्व किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितना ऑब्टेन हुआ, 2 आपको नंबर ऑफ आयंस यहां पर ऑब्टेन हुआ, 1 सोडियम कैटायन एंड 1 हाइड्रोक्साइड एनायन। सेकेंड वाला देखिए सोडियम सल्फेट, ये लीजिए Na2SO4। सोडियम सल्फेट का जैसे आप इसको डिसोल्व करोगे वाटर के अंदर, यहां से आपको 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन ऑब्टेन होगा प्लस 1 मोल ऑफ सल्फेट एनायन। तो टोटल कितने नंबर में आयंस ऑब्टेन हुए, 2 सोडियम है एंड 1 सल्फेट, दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। जब आप इसको डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर डियर फ्रेंड्स एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहां पर भी आपको कैटायन एंड एनाइन ऑब्टेन होंगे। कैटायन होगा आपके पास अमोनियम आयन एंड एनाइन होगा डियर फ्रेंड्स आपके पास नाइट्रेट आयन। तो यहां पर कितना अमोनियम आयन ऑब्टेन हुआ, 1, और कितना आपके पास नाइट्रेट आयन है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट वाला देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को भी आपको क्या करना है, वाटर के अंदर डिसोल्व करना है।
तो यहां से आपको कैटाइन ऑब्टेन होगा पोटेशियम मोनोकेटाइन प्लस एनाइन आपको ऑब्टेन होगा NO3 नेगेटिव। तो यहां पर आपको कितने आइंस ऑब्टेन हो रही है, 1 पोटेशियम प्लस एंड 1 है नाइट्रेट, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। और अपन को पहले से पता है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका एग्जांपल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डियर फ्रेंड्स ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम नंबर में पार्टिकल कहां पर ऑब्टेन हो रही है, सोडियम सल्फेट में। तो यहां पर बताइए डियर फ्रेंड्स जो बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। As we know, greater the value of want Hoff factor, higher will be the elevation in a boiling point, and hence higher will be the boiling point of solution B. That means 1.0 मोलर सोडियम सल्फेट। यहां पर डियर फ्रेंड जो मैंने यहां पर ये जो वैल्यू मेंशन की है एक्चुअली में ये वैल्यू किसकी है, वांट हॉफ फैक्टर की वैल्यू है। और वांट हॉफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, आई से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर मैंने जो भी वैल्यू मेंशन की थी ये किसके डियर फ्रेंड, वांट हॉफ फैक्टर के। और अपन को पहले से पता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मींस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। तो ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन से इसको अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। डेल्टा टीबी का मीनिंग है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई का मीनिंग है वांट ऑफ फैक्टर, केबी का मीनिंग यहां पर डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट है, और स्मॉल एम का मीनिंग है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर आपको गिवन है यहां पर, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से कौन सी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो रिलेट रहती है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो रिपीट हो गया है यहां पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अपन ने हेनरी रूल से इसको जस्टिफाई किया था। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको यूनिट से डील करना है, और यूनिट भी आपको किसकी पूछी है, यहां पर देखिए द यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मीनिंग यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको यूनिट पूछिए, और यूनिट किसकी पूछी अभी मैंने बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला मेंशन किया था डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई विद स्मॉल एम। ये फॉर्मूला होता है आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और यहां पर ये जो कांस्टेंट है केबी, इसी केबी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपको यूनिट किसकी निकालनी है, यहां पर आपको यूनिट डिटरमाइन करनी है केबी की। तो ये केबी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइड बाई स्मॉल एम, दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिवाइड बाई मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पर मैं यूनिट मेंशन कर देता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट किसमें करते हो आप, टेम्परेचर हो गया, दैट मीन्स केल्विन आ जाएगा। फिर डिवाइड में स्मॉल एम, स्मॉल एम का मीनिंग क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैलिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहां पर इसका अगर मैं यूनिट की बात करूंगा मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका केजी। तो यहां पर जो केबी की यूनिट है आपके पास क्या ऑब्टेन हो रही है डियर फ्रेंड्स, केल्विन, कैपिटल के आ गया, इसके बाद में किलोग्राम दैट मीन्स केजी आ गया, एंड मोल इनवर्स। तो ये यूनिट जहां पर भी मेंशन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये लीजिए डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कंपैरिजन to 0.01 molarity solution of glucose
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.01 molarity MgCl2 solution is the same about twice, about 3 times, about 6 times. तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे किस टाइप से डील करेंगे? सबसे पहले तो यहां पर डियर फ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसको अपन रिलेट कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहां पर जो डियर फ्रेंड्स आपको सॉल्यूशन गिवन है, एक सॉल्यूशन तो कौन सा, ग्लूकोज का बनाया हुआ है। तो यहां पर लीजिए, सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप के सोल्यूट होते हैं उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है डियर फ्रेंड। सेकेंड, फिर क्या बोला, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर ये लीजिए सेकंड वाला कौन सा हो गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। जब भी आप इसको डिसोल्व करोगे तो यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3। दैट मींस यहां पर जो आपके पास वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे हुई है ये भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड, जब भी आप इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मीनिंग इसको वाटर के अंदर आप क्या करोगे, डिसोल्व करोगे, तो यहां पर देखिए क्या सीन बनेगा, 1 तो आपके पास कैटाइन ऑब्टेन होगा Mg+2 प्लस 2 आपके पास एनाइंस आ जाएंगे Cl नेगेटिव। टोटल कितने नंबर में आयंस आ गए, 1 तो मैग्नीशियम +2 एंड 2 Cl नेगेटिव। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां पर बोला है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं, डिफरेंट कलर से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दैट मींस डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF मल्टीप्लाई विद मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वांट ऑफ फैक्टर के। तो यहां पर देखिए ग्लूकोज के लिए 1 है और MgCl2 के लिए कितना है, 3। तो बताइए अबाउट कितना टाइम्स हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कैसे मैंने इसको मेंशन किया है, एज वी नो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर। ये देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग है डेल्टा TF और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वांट ऑफ फैक्टर के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर, दैट मींस I, अकॉर्डिंग टू विच ग्रेटर द वैल्यू ऑफ I ग्रेटर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस I की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी उतना ही जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड्स, एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। मीनिंग यहां पर आपको कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डील करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या करना, आपको डील करना है। तो यहां पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर अपन बात करें फॉर्मूला की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहली बात तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। और ऑस्मोटिक जो प्रेशर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई के थ्रू। जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, और यहां पर अपन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपन मेजरमेंट करेंगे मोलरिटी की फॉर्म में। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। दैट मींस यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस वाली इक्वेशन को और एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, पाई इज इक्वल टू C को रिप्लेस कर दिया मैंने M से, प्रोपोर्शनल वाला साइन रिमूव किया तो कांस्टेंट आपने यहां पर मेंशन कर दिया कैपिटल R एंड आ गया T। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो किसका एग्जांपल होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। तो यहां पर देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, ये एक्चुअल में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इज हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हायर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इज हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन।
According to definition of osmotic pressure, we know that pi is equal to CRT. For concentrate solution, C has higher value than dilute solution. जब भी आपके पास सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के लिए C की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी. किसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. ये लीजिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. मीनिंग इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से आपको उस वाले स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो कैसा है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज. सो एक बार इसको वापिस से रिपीट करता हूं मैं. स्टेटमेंट नंबर 1 से डील करेंगे. कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इनका. ये लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मीनिंग सुक्रोज के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है ऑफ सेम मोलालिटी, और उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है. प्रिपेयर्ड इन द डिफरेंट सोलवेंट, और इनको प्रिपेयर किया गया है डिफरेंट सोलवेंट का यूज करके. विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इनका क्या सेम फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, स्टेटमेंट नंबर ए ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है. क्यों हो गया, क्योंकि जब भी आपने सुक्रोज है इसको 2 डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या किया, डिसोल्व किया है, तो यहां पर जो सुक्रोज के लिए जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो डिफरेंट सॉल्वेंट में क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो यहां पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो इसका यहां से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. क्यों हुआ है यहां से, क्योंकि अपन पहले से जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ मल्टीप्लाई विद ए मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, आई के एफ एम के इक्वल है. तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. यहां पर जो डियर फ्रेंड्स ये जो के एफ की वैल्यू है, ये के एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करती है. नेचर ऑफ सोलवेंट पर क्या करती है, डिपेंड करती है. जब आपने सोलवेंट ही डिफरेंट मेंशन कर लिया तो के एफ की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी. और जब के एफ की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो इस कंडीशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ए हो गया. नेक्स्ट वाली और चेक कर लेते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर बी देखिए, the osmotic pressure of a solution is given by the equation pi is equal to CRT where C is the molarity of the solution. बिल्कुल करेक्ट. अभी डील करके आई है अपन इससे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT. C कॉन्सेंट्रेशन है, T टेम्परेचर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, और साथ में R क्या है, यूनिवर्सल गैस है, कांस्टेंट है. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ osmotic pressure for 0.01 molarity aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose is, इनका ऑर्डर बनाकर दिया. और कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की. और अपन को पहले से पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अगर मैं कंप्लीट मेंशन करूं, पाई इज इक्वल टू आई CRT. जितने नंबर में ज्यादा आयंस होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही क्या होगा, हाई होगा. तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर फ्रेंड्स, 3. यहां पर आपको अभी मैंने फाइंड आउट करना भी बताया था, इसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करना है. तो यहां पर 3 आ गई, यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया. और सुक्रोज तो क्या कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मीनिंग इसके लिए भी कितनी आएगी, 1 आएगी. एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो यहां पर जो आई की वैल्यू है, जो आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो किसकी ग्रेटर है, KCl की ग्रेटर है. क्योंकि KCl किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. और एसिटिक एसिड किसका एग्जांपल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का. वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयोनाइज्ड नहीं होते, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% क्या हो जाता है, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर बना रखा है. डी वाला देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ the vapor pressure exerted by the volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जैसे कंपोनेंट ए के लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x.
इसको जैसे आप एक्सटेंड करोगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाई विद एक्स ए। तो अकॉर्डिंग टू राउट रूल ये वाला स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या हुआ है, इनकरेक्ट हुआ है। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। नहीं, यहां पर आपको वांट ऑफ फैक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर आपको जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है वो 3 इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। ये लीजिए, तीनों की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। सबसे पहला हो गया KCl, किस टाइप से आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा डियर फ्रेंड K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और यहां पर जो आपके पास I की वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी, 2, 1 पोटेशियम प्लस एंड 1 Cl नेगेटिव। सेकंड वाला इलेक्ट्रोलाइट है डियर फ्रेंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका भी अगर आप डिसोल्यूशन कराओगे तो यहां पर आपको ऑब्टेन होगा सोडियम मोनोकेटाइन एंड क्लोराइड एनाइन। तो यहां पर भी I की वैल्यू अगेन 2, 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस। थर्ड वाला आपके पास है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अगर इसको आप डिसोल्यूशन कराओगे तो यहां पर आपको कौन कौन से आयंस ऑब्टेन होंगे, 2 मोल ऑफ पोटेशियम मोनोकेटाइन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट एनाइन। तो टोटल कितने नंबर में आयंस हो गए, 2 तो पोटेशियम प्लस एंड 1 सल्फेट, दैट मींस 3। तो यहां पर इसकी करे रेस्पेक्टिवली बोला तो मीनिंग पहले KCl के लिए, फिर NaCl, देन K2SO4। तो KCl के लिए I की वैल्यू 1, KCl के लिए I की वैल्यू कितनी है, 2, NaCl के लिए 2 और K2SO4 के लिए 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। 2, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीनिंग वापिस से आपको कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, ऐसा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जो कैसा है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 से डील करते। ये देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या मेंशन करके रखा है डियर फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एक्चुअली में प्रेशर ही, तो यहां पर तो यूनिट रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीनिंग पाई की, और ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मींस पाई, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनकी यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सोलवेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल। यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे, लेकिन मूव किससे करेंगे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये इनकरेक्ट हो गया डियर फ्रेंड। रिवर्स ऑस्मोसिस है तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होगा वो कहां से होता है, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। यहां पर क्या बोल रखा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इनकरेक्ट हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर जिस साइड जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है उस साइड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड क्या होता है, मूवमेंट होता है सोलवेंट मॉलिक्यूल का। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी वाले को भी चेक कर लेते हैं नॉलेज के लिए। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है, अभी अपन ने देखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डी वाला देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, रिलेटिव जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मीनिंग इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ भी अंडरस्टैंड हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।